हेलो नमस्कार दोस्तों। ईसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उससे पहले हमारा जो एक सेगमेंट आता है क्वेश्चन आंसर का, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं डेली और उसका एक का आंसर हम खुद करवाते हैं और दूसरे का आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना होता है, कमेंट करना होता है। तो उसी संदर्भ में पहला क्वेश्चन था हमारा, जो कि आपको कमेंट करना था कल का, वह था किस राज्य के मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। तो ये जो मोपा हवाई अड्डा है, मोपा हवाई अड्डा यह कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, यही क्वेश्चन था आपका। तो यह क्वेश्चन, इसका आंसर आपका कमेंट, आपके ऑप्शन थे। ऑप्शन ए गोवा था, ऑप्शन बी महाराष्ट्र था, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश था, ऑप्शन डी यूपी था। तो दोस्तों, मोपा हवाई अड्डा, जो कि मनोहर पारिकर पूर्व सीएम रहे हैं गोवा के, मनोहर पारिकर के नाम पर स्थित है मोपा हवाई अड्डा। यानी मनोहर से मा लिया गया है और पा से पा लिया गया है। तो मोपा हवाई अड्डा यह है गोवा में। तो यह था कल का क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना था। आप लोग कमेंट करते हैं नहीं, आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका इसे और बेहतर तरीके से हम लोग और आपको बेहतर क्वेश्चन आपको सामने ला सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को, आज के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो इस संदर्भ में पहला करंट अफेयर्स आज हमारा पहला बिंदु है आईआईटी मद्रास और कैग और आईआईटी मद्रास के बीच एक समझौता हुआ है। तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है यह देखेंगे, इससे संबंधित अन्य तथ्य देखेंगे। तो जो आईआईटी मद्रास और कैग के बीच समझौता हुआ, उसमें ऑडिट कौशल में सुधार और सतत ऑडिट तकनीकों का विकास, यानी कि ऑडिटिंग जो करी जाती है किसी चीज़ की, जैसे कि सरकारी खर्चों की, सरकारी व्यय की जो ऑडिटिंग करी जाती है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया गया, वो लॉजिकल है कि नहीं, उसमें उसको और बेहतर रूप में, यानी कि हर तरीके से उसे तकनीकी रूप में और सम्बद्ध और एकीकृत करने के प्रयास, एकीकृत बनाने के लिए आईआईटी मद्रास तकनीकी रूप में जो आपको सहायता प्रदान करेगा ऑडिटिंग में कैग को। इसलिए आईआईटी मद्रास और कैग के बीच यह समझौता हुआ है, जिससे कि ऑडिट कौशल को भी बढ़ावा दिया जा सके और जो हमारे अधिकारी हैं ऑडिट करने वाले, उनको बेहतर तरीके से, बेहतर मानकों के हिसाब से ऑडिटिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो यह पहला बिंदु था। अब देखेंगे हम अपने दूसरे बिंदु की तरफ। तो दूसरा बिंदु है रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस यह एक डायलॉग था जिसका आयोजन किया गया है अभी भारत में ही। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम ब्यूरो, श्रम विभाग, ठीक है, श्रम संस्थान जो भी कह लो आप। तो उसके तहत आईएलओ, जिसकी इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, वर्साई की संधि के तहत, वर्साई की संधि के तहत हुई थी। अब यह यूएन का एक हिस्सा है, एक संस्थान है, ठीक है। तो उसके तहत हुआ था, जिसे ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, जो आईएलओ का एक प्रोग्राम है, ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के तहत 2 दिवसीय क्षेत्रीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आईएलओ के द्वारा, जो आईएलओ की एक पहल है ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, उसके तहत 2 दिवसीय क्षेत्रीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो यह था इसका आयोजन स्थान, और इसका उद्घाटन किया था भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा। ठीक है, तो इसके 2 बिंदु थे। रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस का आयोजन किसके द्वारा और कहाँ किया गया, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, यह इसके 2 बिंदु थे। आप इन बिंदुओं को नोट डाउन करते हुए चले, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स का एक पूरा नोट्स तैयार होता है, आपको कोई समस्या ना हो, लास्ट टाइम में आप बेहतर तरीके से इसका रिवीजन कर सकें और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो यह था आज का दूसरा बिंदु। हम अपने देख लेते हैं अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, डेनमार्क और भारत के बीच भी समझौता हुआ है। तो ये समझौता क्यों हुआ, किस बिंदु को लेकर हुआ है, तो यह सब हम देखेंगे इसे करंट अफेयर्स के इस बिंदु में। ठीक है, तो दोस्तों, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI डेनमार्क और
भारत के बीच ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इसकी स्थापना हुई है। इसका समझौते के तहत इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसका नेतृत्व जो करेगा ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI का डेनमार्क के दूतावास कॉन्सुलेट जनरल इस पहल का नेतृत्व करेंगे। यानी कि भारत में डेनमार्क का जो दूतावास है, कॉन्सुलेट जनरल है, वह है इस ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस का नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो इसके तहत भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ। इसकी विशेषताएं क्या है, ये जो समझौता हुआ, किन बिंदुओं को ध्यान रखा जाएगा इसमें, उससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं हम। दोस्तों, 2020 की ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप GSP का विस्तार किया जाएगा इसमें, जिसका यह पार्टनरशिप की घोषणा हुई थी। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा 2020 में हुई थी। ठीक है, इसमें 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन फ्यूल्स और ऊर्जा दक्षता को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और भारत का लक्ष्य आप जानते ही हैं कि नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है भारत का 2070 है, जबकि डेनमार्क का यह 2045 है। ठीक है, और इसमें जो साझेदार संस्थाएं हैं उसमें है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC और इंडो डेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये हो गया है, और IIT मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम। तो यह इसकी संस्थाएं थी, जो साझेदार संस्थाएं थी वह इसमें भाग ले रही है। तो आपने देखा कि इसकी विशेषताएं क्या है, यानी इस GTAI में कौन कौन से काम किए जाएंगे, जिसके तहत जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था, यह पार्टनरशिप जिसका निर्माण हुआ था 2020 में, उसको विस्तारित किया जाएगा और 3 वर्किंग ग्रुप बनाकर उस वर्किंग ग्रुप को बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन फ्यूल्स और ऊर्जा दक्षता। और दोस्तों, हम जानते हैं कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का 2070 है, जबकि डेनमार्क का लक्ष्य है 2045। आप इन सब बिंदुओं को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसकी साझेदार संस्थाओं में तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और इंडो डेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IIT मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम है। आपको ये सब बिंदु भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आप चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह दोस्तों पुरस्कार से संबंधित है। तो यह है CEO ऑफ द ईयर। ठीक है, CEO ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो इसे दिया गया है समीर कनोडिया को, जो कि ल्यूमिना डाटामेटिक्स के हेड है। यानी कि ल्यूमिना डाटामेटिक्स के हेड समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। ठीक है, आप ये बिंदु नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के अलग बिंदु पर, यानी दूसरे बिंदु पर। दोस्तों, PNB और ITBP के बीच ये समझौता हुआ है। ये क्या समझौता हुआ, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये समझौता स्थल है ITBP मुख्यालय CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। PNB और ITBP के बीच ये समझौता ITBP मुख्यालय CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी विशेषता यानी लक्ष्य क्या है यह समझौता करने का, तो ITBP जो है वह हिमवीरों और उसके परिवारों को समर्पित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा PNB के तहत। ठीक है, यानी कि जो हिमवीर है ITBP के तहत, वो लोगों को बैंकिंग सेवाएं बेहतर तरीके से, उनके परिवार को बैंकिंग सेवाएं बेहतर तरीके से प्रोवाइड करी जाएंगी। किसके द्वारा, तो वह PNB के द्वारा। इसीलिए PNB और ITBP के बीच यह समझौता किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो दोस्तों, यह है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। ठीक है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। आप जानते हैं महर्षि धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे भारत के, उनके तहत यह, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, यानी इस पुरस्कार का निर्माण किया गया है। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। तो यह जो धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार है, ये कौन देता है, तो यानी इसका आयोजन कौन करता है, तो वह है आयुष मंत्रालय। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य क्या है, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने वाला, यानी कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है भारत की, उसको बेहतर तरीके से, उसको समन्वित रूप में सबके सामने लाने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए जो उत्कृष्ट योगदान देता है, उसको यह राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार राशि में यानी कि 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा भी दी जाती। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये पुरस्कार विजेता कौन कौन है। अब की बार राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो वैद्य ताराचंद शर्मा, यह एक नाड़ी वैद्य, प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य विशेषज्ञ हैं और एक लेखक भी हैं। वैद्य मायाराम उनियाल, यह द्रव्य गुण विज्ञान के विद्वान है और 6 दशकों का इन्हें अनुभव है। और एक और है वैद्य समीर गोविंद जमदाग्नि, विश्व आयुर्वेद माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक भी हैं। तो यह तीनों लोगों को, वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल, वैद्य समीर गोविंद जमदाग्नि,
इन तीनों लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 दिया गया है। ठीक है, तो आप इन बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो यह है सतत विकास पर 12वां एशिया प्रशांत फोरम 2025। ठीक है, सतत विकास पर 12वां एशिया प्रशांत फोरम 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। यह आयोजन 25 से 28 फरवरी तक बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा सतत विकास पर 12वां एशिया प्रशांत फोरम का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसकी थीम देख लेते हैं। तो दोस्तों यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में किसी को भी पीछे न छोड़ने के लिए यानी सतत रूप से बढ़ाने के लिए 2030 का एजेंडा, इस बेसिस पे क्या नाम है? यह आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है, जिसके आयोजन करता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों स्पेयर एक्स अंतरिक्ष दूरबीन, यह चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में है, इसके क्या क्या कारण हैं, क्या विशेषताएं इसके लिए क्यों चर्चा में है, ये सब हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो स्पेयर एक्स अंतरिक्ष दूरबीन। ठीक है, तो यह पहले तो यह दूरबीन बनाई किसने, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह नासा के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो स्पेयर एक्स अंतरिक्ष दूरबीन को कैलिफोर्निया के बेटनबर्ग स्पेस फोर्स से एयर स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, प्रक्षेपित किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, जाएगा। ठीक है, तो स्पेयर एक्स क्या है? यह ब्रह्मांड के इतिहास, पुनरायनीकरण के युग और बर्फ के एक्सप्लोर के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करेगा। ठीक है, यानी कि यह ब्रह्मांड के इतिहास को पुनरायनीकरण के लिए पुनरायनीकरण के युग और बर्फ के एक्सप्लोर करेगा वहां पर। ठीक है, इसी में यह इस एक्सप्लोर के लिए उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यह था स्पेयर एक्स दूरबीन से संबंधित तथ्य। अब देख लेते हैं अपने अगले बिंदु को। ठीक है, यह है जुरांग रोवर। दोस्तों ये जुरांग रोवर, पहले तो यह है जुरांग रोवर क्या है, किससे संबंधित है? दोस्तों ये जुरांग रोवर चीन से संबंधित। ठीक है, यह क्या है? इसने जुरांग रोवर ने इसने ग्राउंड रडार डेटा ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे समुद्र तटों के साक्ष्यों का पता लगाया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जुरांग रोवर किस देश का है? तो यह चीन से है। इसने क्या किया है? मंगल ग्रह की सतह के नीचे समुद्र तटों के साक्ष्यों का पता लगाया है। यह बिंदु इससे यह है। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले बिंदु की तरफ। तो यह बिंदु है दोस्तों भारतीय सुपर लीग विनर्स शील्ड 2024-25। ठीक है, भारतीय सुपर लीग विनर शील्ड 2024-25, इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता है मोहन बागान सुपर जायंट। ठीक है, और मोहन बागान सुपर जायंट एफसी आईसीएल के इतिहास में लगातार 2 बार आईएसएल को विजेता शील्ड जीतने वाली पहली टीम है। यानी कि भारतीय सुपर लीग विनर शील्ड लगातार 2 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई। कौन सी? तो मोहन बागान। ठीक है, और अब चलते हैं, यह आज का शायद संभवतः अंतिम बिंदु है करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन, इससे संबंधित तथ्य है, ये देख लेंगे। इसका आयोजन दोस्तों 4 से 5 मार्च को नई दिल्ली में किया गया और इसके आयोजन करता है भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली में कराया गया है। ठीक है, तो यह था करंट अफेयर से संबंधित बिल। अब चलते हैं हमने करंट अफेयर्स की दूसरी श्रृंखला में, जिससे हम आपको इससे संबंधित प्रश्न देते हैं। 2 प्रश्न देते हैं, जिसमें एक का आंसर हम खुद करते हैं और दूसरे का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो इसी संदर्भ में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भारत ने अबकी बार इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाले दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है भारत। अब चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर के दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें है कि हाल ही में भारत को सड़क और सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है। ठीक है, और यह अवार्ड कहाँ मिला है, यानी कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों आपका इसको आंसर कमेंट में कमेंट करना होगा और इसके तहत आप इसका नोट डाउन भी इसका नोट भी बनाते चलें, आप इसे नोट डाउन भी करते चलें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा ना हो। और यह था आज का करंट अफेयर, हम लेकर हाजिर होंगे कल की करंट अफेयर को। तब तक के लिए धन्यवाद।